तो मैं लिटरेचर का विद्यार्थी हूँ, फिलॉसफी का भी हूँ, लॉ का भी हूँ, मुझे कई विषयों में रुचि है और बहुत रुचि है। तो आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, कालिदास। नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। कालिदास कौन थे जानते हैं? एक बहुत बहुत प्रसिद्ध कवि थे, लेखक थे। ऐसा कहते हैं कि भारतीय परंपरा में, इंडियन ट्रेडिशन में आज तक का सबसे महान कवि जो हुआ है वो कालिदास है। कवि होना आपकी नज़र में छोटी बात है कि बड़ी बात है, मुझे नहीं पता। मेरी नज़र में कवि होना कुछ भी और होने से बड़ी बात है। मतलब जज होना, वकील होना बड़ी बात है, लेकिन मेरी नज़र में उन सबसे बहुत बड़ी बात एक अच्छा कवि होना है। और कालिदास, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी भारतीय परंपरा की बात कर रहा हूँ, जिसमें हिंदी भी है, संस्कृत भी है, सब है। उस पूरे ट्रेडिशन के सबसे महान कवि माने जाते हैं। उन्होंने मेघदूत लिखा, आपने नाम सुना होगा, है ना। उन्होंने विक्रम और शियम लिखा, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, ये सब नाटक उनके लिखे हुए हैं। और लोग दंग हैं आज तक कि इतना महीन, इतना गहरा कोई कैसे लिख सकता है। पर उनकी लाइफ के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। थोड़ी बहुत चीजें मिलती हैं, लेकिन डाउट रहता है कि वो इस समय में हुए, कि उस समय में हुए, कि उस समय में हुए। डाउट है रियल लाइफ में क्या क्या हुआ, इसको बहुत डाउट्स हैं इस बात पर। तो एक लेखक ने उनके बारे में एक नाटक लिखा। उस लेखक का नाम है मोहन राकेश, और नाटक का नाम है आषाढ़ का एक दिन। कभी मौका मिले जिंदगी में तो पढ़िएगा उसको। और ये सिर्फ वकील बनने का मजा नहीं है, ठीक है, वकालत का प्रोफेशन है, लेकिन किसी भी फील्ड में अच्छा होने का मतलब है अपनी फील्ड के साथ कुछ और फील्ड्स में भी अपना हाथ पांव चलाते रहना, उसमें चहलकदमी करते रहना। तो मोहन राकेश ने कालिदास की लाइफ को री इमेजिन किया। कैसे किया मैं आपको सुना रहा हूं, आप मुझे बताना कितने सफल है वो। तो कालिदास एक गांव में रहता था, एक लड़की से मोहब्बत करता था। उस लड़की का नाम इमेजिन किया है मल्लिका। हिस्ट्री में ऐसा मिलता नहीं है, इन्होंने इमेजिन किया है। खूब प्रेम करता था, बरसात आती थी, दोनों भीगते थे, खेलते थे। वहां बहुत सारे हिरण थे, खरगोश थे, उन सब से उसकी दोस्ती थी। एक एक हिरण, एक एक खरगोश, एक एक पक्षी कालिदास का दोस्त था। ऐसी दोस्ती। उस पूरे इलाके में किसी को भी दिक्कत हो, कालिदास हमेशा उसकी हेल्प करता था। इतना जिंदा दिल आदमी था, प्रेम करता ही था, कविताएं भी लिखता था। और उसको इतना सुकून था अपनी जिंदगी में कि उससे ज्यादा उसको चाहिए नहीं था कुछ। बस एक दिक्कत थी कि उसे गांव के लोग, उसके पेरेंट्स तो थे नहीं, उसके मामा थे, और मामा उसको बहुत धिक्कारते थे कि यार पेड़ हो गया, इतना बड़ा हो गया, कुछ कमाया करो यार, खाली यहाँ घूमते रहते हो, घास चलाते रहते हो, कभी पशुओं को ले, यार कुछ काम धाम करो, कमाओ पैसा, बाहर जाओ, परिवार की इज्जत बढ़ाओ। कालिदास को लगता था, और मल्लिका को भी, सब ठीक तो है जिंदगी में, क्यों हमें इसके अलावा कुछ और चाहिए। खैर, एक दिन क्या हुआ, राजा के दरबार से उज्जैन जिसको असम में बोलते हैं ना, वो राजधानी थी गुप्त साम्राज्य की। अचानक वहां से एक दूत आया। इसको पता नहीं कि वो दूत है। इन दोनों का झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात पे हुआ कि दूत ने आते एक हिरण को तीर मारा, और कालिदास को पता लगा। उसने उस हिरण को बचाया, उसकी सेवा की, गोदी में लेके उसको जा रहा था कि अचानक वो सैनिक बोला, जो दूत था, उसने कहा कि ये मेरी संपत्ति है, छोड़ दो इसको। उसने कहा मैं अपनी जान दे दूंगा, इसको नहीं दूंगा। और अगर तुम्हें युद्ध करना हो तो युद्ध कर लो, तुम्हारी जान जा सकती है, लेकिन इसकी जान हम बचाएंगे। और तब पता लगा कि वो जो दूत आया था वो कालिदास को ले जाने के लिए आया था, क्योंकि राजा ने उसका ऑफर दिया कि आप राजकवि बनो। अब कालिदास बड़ा कंफ्यूजन में था कि मैं यहां से चला जाऊंगा तो बचेगा क्या मेरे पास। भाई मेरी मोहब्बत यहाँ है, परिवार यहाँ है, समाज यहाँ है, पशु पक्षी जो मेरे परिवार का हिस्सा है वो यहाँ है, मैं इतना खुश रहता हूँ यहाँ, तो बड़े शहर में जाके क्या करूंगा। तो उसकी प्रेमिका ने समझाया कि देखो यहाँ तुम्हें सम्मान नहीं मिलता है, कोई तुम्हें पूछता नहीं है, सब बेइज्जती करते हैं। वहां जाओगे सम्मान मिलेगा, राजकवि हो भाई, समझ लो कि सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हो, इतने बड़े अधिकारी बन जाओगे, कितना सम्मान होगा, लोग सलाम ठोकेंगे तुम्हें, आगे पीछे घूमेंगे, खूब पैसा होगा, हर चीज तुम्हारे पास होगी, जरूर जाओ तुम। तो वो चला गया। राजकवि बहुत बड़ी बात होती है, कल्चरल मिनिस्टर समझ लीजिए कुछ वैसा।
हर तरह की शान शौकत उसको मिल गई, खूब सम्मान। और उसने वहां रह के कई महाकाव्य लिखे, बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी। लेकिन धीरे धीरे उसको लगा कि वो अंदर से सूखता जा रहा है। उसकी प्रेमिका वहां नहीं थी, मल्लिका, किससे बात करे। और बड़े शहर में राजनीति के बीच में जब आप होते हैं तो हर व्यक्ति आपसे कंपटीशन की निगाह से बात करता है। जैसे आप ही सब दोस्त हैं, दोस्त भी हैं, दुश्मन भी है, साथ साथ कंपटीशन भी है, आगे ना निकल जाए मुझसे। और दोस्त सफल हो अच्छा लगता है, पर आगे निकल जाए तो नहीं झेला जाता है। और जो व्यक्ति 24 घंटे राजनीति के कॉम्पिटिशन्स में रहेगा, उसकी मानसिक हालत क्या होगी। हर समय सफल होने की जिम्मेदारी, चिंता। और धीरे धीरे उसको लगने लगा कि परेशान हो गया। लेकिन सत्ता की भूख भी थी। गांव के लोग कहने लग गए थे कि वाह, बच्चा हो तो वैसा, हमारे गांव का नाम बढ़ा दिया इसने, कमाल कर दिया। ये सम्मान भी अच्छा लगता है। अंदर से वो सूखता जा रहा है, प्रेम नहीं है, ना कोई दोस्त है। और इतने में राजा ने उसको एक ऑफर दिया। राजा ने कहा कि कालिदास, तुम राजकवि हो, मैं सोच रहा हूं कि तुमको राजा बना दो। राजा बनोगे, कश्मीर का शासन संभाल सकते हो, कश्मीर मेरे पास अभी है पूरा, वहां के राजा बन जाओ। अब ये आदमी अंदर से टूटा हुआ है, इसको लगता है कि मैं वापस अपने गांव चला जाऊं, कहां फंस गया हूं। और लालच ऐसा मिल गया है कि राजा, भाई राजकवि तो फिर भी राजा का कवि है, राजा राजा है। बहुत दुविधा में रहा और अंत में उसने हाँ बोल दिया। तो राजा ने कहा बस एक कंडीशन है, मेरी बेटी से शादी करनी होगी। बेटी का नाम था प्रियंगु मंजरी, जो इतिहास में विद्योत्तमा मिलता है, उस नाटक में प्रियंगु मंजरी नाम है। बहुत दुविधा कि मैं प्रेम तो मल्लिका से करता हूं, पर राजा बनने की ऐसी ललक कि उसने अंत में हाँ बोल दिया। प्रियंगु मंजरी से शादी हो गई और दहेज में मिल गया कश्मीर कि जाओ राजा बन जाओ। चला गया राजा बनने के लिए। अब जो आदमी कवि होता है ना, उसके बस की बात आमतौर पर है नहीं कि वो राजा बने, बहुत मुश्किल होता है। कभी इमोशनल व्यक्ति होता है, भावनाओं वाला आदमी है। राजा को कितने सारे षड्यंत्र करने हैं, साजिशें करनी है, युद्ध करने हैं, हत्याएं करनी है। एक कवि वाले मन का आदमी हत्याएं जब करेगा तो कैसे करेगा। और ये आदमी वहां गया, दिन भर राज दरबार में बैठता था। सारे मंत्री वही बकवास करते थे कि सर उस पर हमला कर दें, सर उस पर हिंसा कर दें, उसको मार दें, उसका ये कर दें। और ये कह रहे शांति से हेलो ना यार, क्यों ऐसा करते हो। वो कह रहे सर आप समझ नहीं पा रहे, राजा होने का मतलब क्या होता है, युद्ध करने पड़ते हैं, साम्राज्य बढ़ाना पड़ता है। और दिन भर इन सब की बकवास सुनने के बाद जब घर आता था तो घर में पत्नी कम मिलती थी, राजा की बेटी ज्यादा मिलती थी। और वो राजा की बेटी भी हिसाब किताब वाले अंदाज में बात करती थी कि मेरे पापा ने तुमको दिया है राज, ध्यान रखना, शिकायत कर दूंगी, ठीक से काम करो, आगे बढ़ाओ साम्राज्य को। और जो आदमी अपने ऑफिस जाके भी दुखी रहता हो, घर आके भी दुखी रहता हो, और दुनिया क्या बोल रही है, हमारे गांव का बच्चा कश्मीर का राजा बन गया है। और धीरे धीरे इसके अंदर एक शब्द है एलियनेशन, पता नहीं आप समझते कि नहीं समझते हैं, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में बहुत कॉमन टर्म है। इसका बेसिक मतलब है जब कोई व्यक्ति अपने आप से कट जाता हो, अपने आप से दूर हो जाता हो, अपने आप से अजनबी हो जाता हो, इसको एलियनेशन कहते हैं। और बहुत सारे फिलोसफर्स ने इसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस की है। बेसिक मतलब है कोई बच्चा बहुत हंसता था, 10 साल बाद मिले, अब हंसता नहीं है, बहुत सफल है, नामी वकील है, एक पेशी के लिए 2 लाख रुपए लेता है, पर हंसना भूल गया है, कविताएं करना भूल गया है। इसका मतलब है कि हाईली सक्सेसफुल इन द आईज ऑफ द पब्लिक बट हाईली डिस्ट्रॉयड विद इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ बिकॉज ही और शी इज नॉट विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। दुनिया के साथ है, अपने साथ नहीं। और कालिदास जब उसके चरम पे पहुंचा, वो बर्बाद हो गया। और एक दिन जनता ने विद्रोह कर दिया। उस दिन उसका बॉइलिंग पॉइंट आया और वो कश्मीर छोड़ के भाग गया। हर जगह अफवाह फैल गई थी, वो कश्मीर से भाग गया,
संन्यास ले लिया, काशी चला गया, बनारस चला गया, लेकिन वो रात के अंधेरे में अपने गांव में छुपते छुपते आया और प्रेमिका के घर गया उससे बात करने के लिए। प्रेमिका ने उससे कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ था जब पता लगा कि तुम राजा बन गए और शादी भी कर ली। इसने कहा कि मैं समझ नहीं पाया था कि सफलता का मतलब क्या होता है। आज समझ में आया कि वो सब मुझे नहीं चाहिए था जिसके पीछे मैं भागता रहा, और आज भाग के आया हूं। शुरू से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं वहीं से जहां से छूटी थी। और ठीक तभी मल्लिका की छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज आ गई, क्योंकि वो भी तो जिंदगी में आगे बढ़ गई है ना। और तब कालिदास को समझ में आता है कि अच्छा, जिंदगी यहां भी नहीं बची है। क्योंकि आप माइका लाल नहीं हो ना कि आपके हिसाब से वेट करते रहेंगे कि आप तो अपनी जिंदगी जी रहे हो, सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, बाकी लोग भी तो करेंगे जिंदगी में एक्सपेरिमेंट भाई। और फिर वहां से वो चुपचाप निकलता है दरवाजा बंद करके। फिर कहां जाता है हमें नहीं पता, नाटक में लिखा भी नहीं है। इतना सफल कवि, सोच के देखिए, गांव से उठ के राजकवि, राजकवि से उठ के राजा, और राजा से सब छोड़ छाड़ के वापस वहीं जाने की कोशिश और वहां जाके फेल होना। और मेरा ख्याल है कि अगर ये कहानी सही है तो जब कालिदास मरा होगा बहुत ही असंतुष्ट होकर मरा होगा। और मेरा मानना है कि आप सफल हैं यानी इसकी सबसे बड़ी कसौटी है कि जब आप मरने वाले हैं, आपको पता है कि मेरी मौत आने वाली है, तो उस समय आपका मन कैसा है। एक बहुत पुराना फिल्मी गीत है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। अगर आप अपनी मौत के समय सुकून में हैं कि जिंदगी ठीक से जी है, इससे बड़ी क्या सफलता हो सकती है। और मेरा ख्याल है कि कालिदास जितना हताश होकर मरा होगा, आप उसे कितना ही सफल मान लें, आप कह लें कि सारे कवियों के इतिहास में एक ही कवि राजा बना, मैं कहूंगा वो इतना बदनसीब आदमी था कि वो कवि नहीं रह पाया और राजा बन गया। दूसरे की खाल में जिंदगी जीता रहा, अपनी खाल में जिंदगी नहीं जी पाया। अब इसको रिवर्स करते हैं एक और एग्जाम्पल से। पूरे भारत में सबसे महान कवियों में अगर आपको दो को रखना हो तो नंबर 2 पर, या कई लोग नंबर 1 पर कहेंगे, उनका नाम है तुलसीदास। आपने रामचरितमानस सुनी होगी कविता, हनुमान चालीसा सुनी होगी, उन सब के लेखक तुलसीदास अकबर के समय के हैं, बड़े प्रसिद्ध कवि थे। उसी समय में एक और कवि हुआ था रहीम, आपने नाम सुना होगा, अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम उसी परंपरा के आदमी हैं जो दरबार के साथ चलते थे। अकबर के 9 रत्न हुए, आप समझ लें कि 9 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। उन 9 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से एक था रहीम, राजा भी और कवि भी। तुलसीदास अपना एकदम गांव में रहने वाले आदमी, अकेले रहने वाले, शांति से लिखना पढ़ना, मंदिर जाना, वैसे कवि थे। तुलसीदास बीमार हैं, रहीम को पता लगा। रहीम के मन में गिल्ट फीलिंग भी है कि उन्होंने तुलसीदास को गिरफ्तार करवाया था, उन्होंने मतलब अकबर की सेना ने गिरफ्तार किया था। इनको गिल्ट फीलिंग है कि इतने महान कवि को हमने गिरफ्तार कैसे कर लिया। तो इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजा तुलसी के पास। वो बोले कि हुजूर, रहीम जी ने भिजवाया है, हमें आपकी तबीयत खराब है, मिजाज पुरसी के लिए भेजा है, आपका हालचाल जानना चाहते हैं, अगर आप अनुमति दें तो रहीम भी आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। तुलसी ने कहा, हाँ, हमारा तो गरीब का झोंपड़ा है, कोई भी आ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। रहीम आना चाहे तो रहीम भी आए, कोई भी आए। तो रहीम उनके घर आए। रहीम को मोटा मोटा समझ लीजिए कि जैसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, इस लेवल का आदमी, सूबेदार। सूबा मतलब आज का प्रदेश। रहीम पहुंचे उनके घर, पूरी सेना, बहुत सारे घोड़े, हाथी, सब, पूरा शहर इकट्ठा हो गया कि क्या होने वाला है। और तब रहीम अंदर पहुंचे। इनके पास तो बैठाने कुछ था ही नहीं, ना सोफा था ना कुछ था।
चटाई बिछी हुई थी, ये बैठे हुए थे, वो भी चटाई पे आके बैठ गए। बातें होने लगी साहित्य के बारे में। रहीम ने कहा, आपका साहित्य पढ़ता हूँ, बहुत गदगद होता हूँ, मन करता है आपसे मिलके आपको कहूँ कि आप इतने महान है, पर हिम्मत कभी नहीं पड़ती। सोचिए, जिसके पास लाखों की सेना है उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, और ये कह रहे नहीं, मुझसे मिलने जब मन करे आ जाओ, हिम्मत ही क्या जरूरत है, हम तो एक ही राह के पथिक हैं, मिल सकते हैं। और तब रहीम अंत में क्या बोल रहे हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहनी थी। तुलसी बोले, कहिए, बुरा क्या मानना है, आप मित्र हैं, कहिए जो कहना कहिए। कि मेरी इच्छा थी कि अकबर से बात करूं, और अकबर भी आपका सम्मान करते हैं। मेरी इच्छा है कि आप एक बड़े मनसबदार या जागीरदार बने। मैं अकबर जी से कहूंगा, एक बहुत बड़ी जागीर आपको मिल जाएगी, आप उस जागीर के मुखिया बनेंगे, और आपको अपने हिसाब से सम्मान मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। तुलसीदास 3-4-5 सेकंड चुप रहे, और उसके बाद एक दोहा सुनाया उनको। अब बताना समझ में आया कि नहीं आया दोहा। दोहा ये था, हम चाकर रघुबीर के, पट्ट्यो लिखो दरबार, तुलसी अब का होहिंगे नर के मनसबदार। समझ में नहीं आया होगा आपको, मैं समझा देता हूं। इसका मतलब है, हम चाकर रघुवीर के, रघुवीर मतलब राम, हम तो राम के नौकर हैं, राम के चाकर हैं। पट्ट्यो लिखो दरबार, उनके दरबार में हमने पट्टा लिखा हुआ है। पट्टा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना अपनों का, वो हमने तो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, पट्टा लिखा हुआ है, हम तो राम के नौकर हैं, राम के चाकर हैं। तुलसी अब का होएंगे, तुलसी खुद को बोल रहे कि अब हम क्या बनेंगे, नर के मनसबदार, किसी आदमी के मनसबदार क्या बनेंगे, हम तो भगवान के नौकर हैं। और भगवान का नौकर किसी इंसान का बनेगा जागीरदार, मनसबदार, ये प्रमोशन है कि डिमोशन है? तो डिमोशन है। और रहीम छोटा सा मुंह लेके वहां से लौट गए। इतिहास कहता है कि तुलसीदास कभी राजा नहीं बने, कालिदास राजा बने। आपको बताना है कि इनमें से ज्यादा सफल कौन था। अगर आपको ये दोनों जिंदगी जीने का मौका मिल जाए तो आप कालिदास बनना चाहेंगे या तुलसीदास बनना चाहेंगे? दुविधा में है कि कालिदास ही ठीक है, राजा बन लो, बढ़िया है। अरे मरते समय रो लेंगे थोड़ा सा, सब बर्बाद हो गया, खराब हो गया, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन राजा तो बनेंगे, राजा बनने का अपना मजा है। चलिए, अभी आप 18-19-20 साल की उम्र में हैं, तो आपके लिए जीवन का अर्थ थोड़ा अलग है, जो अर्थ उम्र बढ़ने के साथ चेंज होने लगता है। तो अभी आपकी ये तसल्ली ठीक है।